सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है। सात संगत आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी ज़रूर लिखें। सात संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी मैं आपका दिल से स्वागत करती हूँ। सात संगत जी बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से दूर एक महात्मा का आश्रम था। वो सभी शास्त्रों और वेदों का ज्ञान रखते थे। सात संगत उसके चर्चे बहुत दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके पास दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने के लिए आते थे। सात संगत वो महात्मा बहुत ही ज्ञानी थे। जिन लोगों का भी भाग्य देखकर उन्हें बताते थे सात संगत जी वो बात सच साबित होती थी। दूर से ही उनका भाग्य पढ़कर ये बता देते थे कि उनके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। सात संगत जी भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, सात संगत तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उसी नगर में एक पति और उसकी पत्नी रहती थी। सात संगत उसकी पत्नी धर्म और आस्था में बहुत विश्वास रखती थी। उनके कोई संतान नहीं थे। सात संगत गांव को लोगों से सुना था कि गांव में एक महात्मा है जो किसी का भी भाग्य बता देते हैं। सात संगत की उसके भाग्य में क्या लिखा है। सात संगत उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी एक बार उस महात्मा के दर्शन कर आए। सात संगत और अगली सुबह वो पंडित और उसकी पत्नी उस महात्मा से मिलने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों उस महात्मा के आश्रम आकर रोने लग जाते हैं। सात संगत महात्मा दोनों को चुप कराते हुए पूछते हैं, बेटा सात संगत रो मत, तुम्हें क्या दुख है मुझे बताओ, मैं कोई ना कोई समाधान जरूर निकाल लूँगा। तब पंडित कहता है, गुरुदेव हमारी कोई संतान नहीं है। ये दुख हम दोनों को हर दिन अंदर सात संगत सिखाता रहता है। हमने आपका बहुत नाम सुना है तभी हम उसके पास आए हैं। सात संगत जी आप हमारा भाग्य देखकर बताओ कि हमारे जीवन में पुत्र सुख है या नहीं। सात संगत फिर महात्मा कहते हैं, तुम चिंता मत करो। तभी महात्मा पंडित की पत्नी को आश्रम के मंदिर से 2 सेब लाकर देता है। सात संगत और कहता है, सात संगत इनको आप दोनों पति पत्नी खा लेना, तुम्हें अवश्य ही संतान की प्राप्ति होगी। सात संगत जी उसके बाद वो दोनों महात्मा को प्रणाम करके वहाँ से अपने घर चले आते हैं। कुछ महीनों के बाद वैसा ही होता है। 1 साल के बाद उनके घर पर सात संगत जी पुत्र का जन्म होता है। पंडित और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। सात संगत पंडित अपनी पत्नी से कहता है कि क्यों ना हम महात्मा को अपने घर बुलाकर उनकी सेवा करें। सात संगत जी फिर पंडित उस महात्मा को अपने घर बुलाते हैं और उनकी सेवा करता है। सात संगत और पंडित अपने बेटे का नामकरण करवाता है। सात संगत जी और सात संगत जी उसके बेटे का नाम अर्जुन रखते हैं। सात संगत तभी पंडित कहता है, गुरुदेव आप हमारे बच्चे का भविष्य देखकर बताओ कि हमारा पुत्र जीवन में क्या करेगा। तभी वो महात्मा कहता है, अभी इसको बड़ा होने दो, जब इसकी आयु 8 वर्ष की हो जाए तब इसको मेरे पास लेकर आना, मैं इसका भाग्य अवश्य बता दूंगा। ये बोलकर महात्मा वहाँ से चले आते हैं। सात संगत धीरे धीरे समय गुजरता गया। पंडित का बेटा अब 8 वर्ष का हो गया। सात संगत एक दिन पंडित अपने बेटे को लेकर उस गुरु के आश्रम जाते हैं। सात संगत तो वो देखते हैं कि वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। सात संगत तब पंडित का लड़का पंडित से पूछा, सात संगत पिताजी ये सब क्यों, क्या हो रहा है। तब पंडित अपने बच्चों को बताता है कि ये महात्मा त्रिकालदर्शी है। सात संगत
इनको भविष्य का पता चल जाता है। ये सब लोग अपने भविष्य का पता करने यहाँ आए हुए हैं साथ संगत। तब वो पंडित का लड़का उन गुरुदेव के पास जाता है और कहता है, गुरुदेव आप मेरा अभी भविष्य देखो ना। उस छोटे बालक की बात सुनकर गुरुदेव पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन बाद में बच्चे की जिद पर मान जाते हैं साथ संगत और उससे कहते हैं, बेटा मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, तुम मेरे सामने आकर बैठ जाओ। फिर महात्मा उस पंडित पुत्र का भाग्य देखने लगता है साथ संगत। उस पंडित महात्मा ने अपने ग्रंथ को खोला और फिर पंडित पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने साथ संगत जी गणना की तो महात्मा ने देखा कि पंडित के पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की कन्या के साथ होना लिखा है साथ संगत। जब उसने ये देखा तो वो सोचने लगा कि अब क्या होगा। ये जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण है और इसके पुत्र का विवाह नीच कुल की लड़की से होगा। यदि ऐसा हो गया तो ये कहीं का नहीं रहेगा साथ संगत और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेगा। साथ संगत जी महात्मा यह सब बात उस पंडित को बता देता है। पंडित ये सुनकर कहता है, गुरुदेव नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैंने जान लिया तो मैं भाग्य को बदल लूँगा। जब उस महात्मा ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि उसकी गंगा के किनारे कोई कोसों दूर एक मछुआरे का परिवार रहता है और उसके परिवार में अब तक 5 पुत्रियां का जन्म हो चुका है साथ संगत। और जो मछुआरे की 5 नंबर की कन्या है जिसकी उम्र मात्र 3 साल की है साथ संगत और जिसका नाम उस मछुआरे की शकुंतला रखा है साथ संगत। पंडित पुत्र का विवाह उस लड़की से होगा, ऐसा उसके पुत्र के भाग्य में लिखा है साथ संगत। ये सब महात्मा पंडित को बताता है तो पंडित ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूँगा। मैं इसमें समर्थ भी नहीं हूँ साथ संगत। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को जान ही लिया है तो मैं इसके भाग्य को बदल भी सकता हूँ। पंडित कहता है, गुरुदेव मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ साथ संगत। तब वो पंडित ब्रह्मा जी के लिखे हुए विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते वो पंडित उस मछुआरे के घर पहुँच जाता है साथ संगत। जब उस मछुआरे ने देखा कि उज्जैन के एक महान पंडित उसके घर द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस पंडित का बड़ा ही आदर सत्कार किया साथ संगत और कहने लगा, साथ संगत मुझ गरीब की कुटिया में पधारे हैं, ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पंडित कहने लगा, हे मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में किसी 3 साल की कन्या ने जन्म लिया है। तो मछुआरा कहने लगा, हाँ, हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है साथ संगत, जिसकी आयु अभी 3 वर्ष होगी। पंडित ने कहा, क्या उसका नाम शकुंतला है? तो मछुआरे ने कहा, जी पंडित जी, उसका नाम शकुंतला है। पंडित ने कहा, हे मछुआरे, मेरा गुरु त्रिकालदर्शी है, उन्होंने मुझे कुछ मंत्र दिए हैं। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा तुम पर जो बड़ा गौर संकट आने वाला है साथ संगत। जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी साथ संगत। यदि तुम अपने घर के आंगन में साथ संगत जी पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर भगाना होगा साथ संगत। पंडित के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, पंडित जी, अभी वो तो नवजात बालिका है साथ संगत जी, उसकी आयु तो भी मात्र 3 वर्ष की है, मैं उसे ऐसे हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। पंडित ने कहा, हे मछुआरे,
जब मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। हे पंडित उससे कहते हैं कि मेरी कोई पुत्री नहीं है। तुम एक काम करो, तुम अपनी इस कन्या को मुझे दे दो। मैं इसका पालन पोषण करूँगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूँगा। फिर वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस पंडित को दे देता है सासंगत जी। पंडित मन ही मन बहुत खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वो पंडित सोचता है कि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। फिर उस कन्या के छुटकारा पाने के लिए वो पंडित एक लोहार के पास जाता है और उस लोहार से एक लड़की का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है सासंगत, और उस बक्से में उस नवजात कन्या को सुलाकर नदी के जल में प्रवाहित कर देता है सासंगत। और पंडित सोचने लगता है कि ये बक्सा कुछ ही दूर ही जाएगा और अपने आप ही डूब जाएगा और ये लड़की भी मर जाएगी। सासंगत जी, इस तरह इससे मेरा पीछा छूट जाएगा और मुझे सासंगत जी मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। और वह पंडित अपने घर चले जाता है सासंगत। परंतु इस दुनिया का क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीवन लिखा हुआ था सासंगत, जिस कारण से वो बक्सा उस नदी के जल में नहीं डूबता है और नदी से उसे बहाते हुए एक गांव के किनारे पर ले जाती है सासंगत। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने के लिए आता है तो उस पंडित की नज़र उस बक्से पर पड़ती है सासंगत। जब वो पंडित उस बक्से को खोलता है तो वो देखता है कि बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या लेटी हुई है, अपने पैर के अंगूठों को चूस रही थी सासंगत। वो पंडित संतानहीन था और गंगा जी से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था सासंगत जी। उस बच्चे को देखकर वो पंडित सोचने लगा कि गंगा जी ने मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए ही भेजा है और मेरी प्रार्थना गंगा जी ने स्वीकार कर ली। और इस तरह की वो पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है सासंगत। जब पंडित अपने घर पहुंचा और उस पत्री को अपने पत्नी को दिखाया तो उनकी पत्नी कहने लगी, आप ये किसकी पुत्री ले आए? सासंगत जी, ये बड़ी ही सुंदर है। तो पंडित जी ने कहने लगे, गंगा जी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में हमारी झोली में डाल दी सासंगत जी, आज से हमारी यह इकलौती पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से पालन पोषण करेंगे और इसे अच्छे संस्कार देंगे सासंगत। इसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देंगे सासंगत जी। वो पंडित और उसकी पत्नी उस कन्या का पालन पोषण करने लगे। समय गुजरता और समय के साथ साथ वो कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में चार चांद लग गए सासंगत। वो इतनी सुंदर थी जैसे कोई इंद्र की अप्सरा हो सासंगत। फिर जब लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताई ने अपनी पत्नी से कहा, सुनते हो हमारी बिटिया बड़ी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है सासंगत। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दो। पत्नी की यह बात सुनकर वो पंडित अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देता है जब आसपास में उसके लायक कोई वर नहीं मिलता तो पंडित जी ने अपनी पुत्री के लिए वर की तलाश करते करते उज्जैन नगरी में पहुंच जाते हैं सासंगत। वहां जाकर लोगों से पूछते हैं कि यहाँ कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो। तो बताओ, उज्जैन के लोग उस पंडित के बारे में बताते हैं सासंगत, जिसने उस लड़की को नदी में बहा दिया था। उनका बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन पंडित का एक इकलौती पुत्र है सासंगत।
और उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी उसकी बात उन पंडित के पास बन गए साथ संगत। तो साथ संगत अपनी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। उन लोगों की बात सुनकर पंडित जी उस पंडित के घर अपनी बेटी की शादी करने के लिए चल देता है। साथ संगत जी जब वो पंडित के घर पहुँचे और उस पंडित से मिले और जब पंडित ने अपने पुत्र की सुंदरता के बारे में बताया और पंडित को अपने आने का मकसद बताया कि मेरी एक पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं साथ संगत, तो वह पंडित भी बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरे पुत्र के जो भाग्य में लिखा था वो अब बदल गया साथ संगत। और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है साथ संगत। वो पंडित उस ब्राह्मण की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है और वो ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला जाता है साथ संगत और अपनी पत्नी से सारी चर्चा करता है। फिर कुछ दिन बाद वो दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और उस पंडित के पुत्र की शादी होती है साथ संगत। फिर वो पंडित अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। जो उस महात्मा ने कहा था मैं उसको भी बदल दूंगा साथ संगत। आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। लेकिन पंडित को पता नहीं था कि विधाता का लिखा कोई नहीं मिटा सकता साथ संगत, उसे विधाता भी नहीं मिटा सकते। जो लिख दिया वो तो अटल है साथ संगत, जैसा जिसके भाग्य में लिख दिया वैसा तो होकर ही रहता है साथ संगत। चाहे कोई कितने भी जतन कर ली लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता साथ संगत। इस तरह संयोग से आज वही मछुआरे की कन्या आज पंडित की पुत्री बनकर उस पंडित के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है साथ संगत, जिसे उस पंडित ने पानी में बहा दिया था। फिर उस लड़की का विवाह उस पंडित के बेटे के साथ हो जाता है और इस तरह वो कन्या पंडित के घर में आ जाती है साथ संगत। पंडित का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था साथ संगत। पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी और पंडित इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया साथ संगत जी। फिर एक दिन किसी कार्य से उस पंडित के पुत्र को उज्जैन से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है। एक दिन वो पंडित अपने बेटे की बहू को लेकर उस महात्मा के आश्रम जाते हैं। उधर पहुंचकर गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और बताते हैं कि गुरुदेव मैंने विधि के विधान को भी बदल दिया। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगते हैं। पंडित गुरुदेव को हंसता देख पूछते हैं गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हो। तब गुरुदेव पंडित को बताते हैं ये वही लड़की है जिसको तुमने नदी में बहा दिया था। ये सुनकर पंडित का पसीना छूटने लगा साथ संगत। उसने सोचा ये तो वही मछुआरे की लड़की है जिसे मैंने मारने के लिए नदी में प्रवाहित कर दिया था साथ संगत। फिर ये मेरे घर में मेरी पुत्र वधू बनकर कैसे आ गई साथ संगत। उसने शकुंतला से कहा पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना। तो वो कन्या बोली जी पिताजी मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 3 वर्ष की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया साथ संगत जी। इसीलिए कहा जाता है साथ संगत कि विधि को विधान को कोई रोक नहीं सकता साथ संगत जी। जो भाग्य में लिखा होता है साथ संगत वही होके रहता है साथ संगत जी। प्यार से कहना धन्य निरंकार जी।